द प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल टू मेक यू फूडी इज मून। सब मून की वजह से हो रहा है आप बेसिकली, मेरी हमारी मेरी वजह से नहीं है। जैसे कोई लव मैरिज में पड़े हुए लोग होते हैं, दो आशिक हैं, अगर आप उनको बताओ तुम्हारी बेबीज तुम्हारी बनेगी नहीं, ठीक है, मानेंगे ही नहीं। तो बेबी बाबू वाले नहीं मानते इन चीज़ों में जल्दी, ठीक है। फिर शादी होती है, शादी के बाद प्लैनेट्स अपना रोल प्ले करते हैं, फिर वही बेबी बाबू लौट कर आते हैं कि प्लास्टिक की डिब्बी में चावल रख लीजिए, माला माल हो जाएंगे, ये वो। नहीं होगे माला माल। अभी अंबानी से ज्यादा आपका नाम आ रहा होता ना। किस्मत या मेहनत, ये सवाल मैं हमेशा अपने गेस्ट को पूछती हूँ। सबका अपना नजरिया होता है, पर आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका मानना है कि किस्मत ही सब कुछ है। With over 49 years of legacy in astrology, ये सिर्फ इनके लिए प्रोफेशन नहीं बल्कि a way of life है। A gold medalist, a TEDx speaker, a certified astrologer, numerologist, as well as a palmist. इनकी लाइफ का पर्पस है to help people find answers that they are seeking. So on this episode of Sunday Brunch, let's welcome Astro Arun Pandit. नमस्ते अरुण जी। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मुझे अपना भविष्य पता चलना है। किस तरह से आप लोगों की एस्ट्रोलॉजी या भविष्य या उनके क्या प्रॉब्लम्स है, कैसी उनकी लाइफ रही है, किस तरह से पता करते हैं आप? जो ज्योतिष है ये काफी एंशिएंट साइंस है ना, और इसमें आप जब बर्थ लेते हैं ना, सोलर सिस्टम में कौन सा प्लेनेट किस पोजीशन पे था उसका एक स्नैपशॉट बन जाता है, और उस वजह से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो जो अपार ब्रह्मांड है ना बाहर का, और जो एक अपार ब्रह्मांड हमारे अंदर है, उसके बीच का जो कनेक्शन है ना, ये ज्योतिष है। और आमतौर पे हम मिसकंसेप्शन लेकर चलते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है इट कैन चेंज एनीथिंग। कुछ बदलता नहीं है काम्या जी, बस चीज़ें ना हम ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। हमें पता अगर चल जाता है कि इस तरह की सिचुएशंस हमारी लाइफ में होने वाली है, तो हम उन्हें डील ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। बट अगर कोई सोचता है कि एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए मैं कुछ बदल दूँ या मुझे कुछ मिल जाएगा, अंबानी जी आके कोई 2-4 हज़ार करोड़ छोड़ जाएंगे मेरे लिए, तो ऐसा नहीं होने वाला। ओके, वाह, बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है ये। अब मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो जानूंगी, पहले आपके बारे में जानना चाहती हूँ। आप कानपुर से हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट कैसे जागा? मेरे फादर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर, अच्छा। उन्होंने बहुत टाइम तक एस्ट्रोलॉजी करी है, तो काफ़ी सारे लोग हमारे घर आया करते थे, कभी हाथ दिखाने के लिए, कभी अपने बारे में पूछने के लिए। पर फादर ने कभी बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज वे में या फिर बहुत बड़े तरीके से बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं किया। तो ये एक इन्वायरमेंट तो रहा है। जैसे जब मैं 7th क्लास में था तो न्यूमरोलॉजी मैंने तभी सीख ली थी। और रही बात कानपुर की, तो कानपुर तो ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है। कानपुर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट हैप्पी सिटी। घूमने की जगहें भी थोड़ी बहुत हैं, अच्छी जगह हैं, जैसे बिठूर है हमारे कानपुर में, बहुत फेमस है, काफ़ी फेमस टेम्पल है वहाँ पे, जेके मंदिर वगैरह। वही जो लाइन मैंने कहा ना, कानपुर ब्रह्मांड का केंद्र, बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ कानपुर से निकली हैं, ठीक है। मैं भी शायद उनमें से एक बन जाऊंगा। आप ऑलरेडी हैं। और हम जब भी कोई बहुत ही हस्ती हमारे शो पर आती है, हम यही सवाल पूछते हैं कि अगर हम कानपुर में आए तो कौन सी जगहों पर खाना खाने जाएं? कानपुर अगर आप आए हो तो आपको ठग्गू के लड्डू जरूर खाने चाहिए। अच्छा। एक मूवी आई थी बंटी और बबली, उसमें इसका मेंशन भी था, ठग्गू के लड्डू। इसकी टैगलाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ठीक है। तो कानपुर में गोविंद नगर एक जगह है, वहाँ पर इसकी मेन ब्रांच है। तो दूसरी कानपुर में एक फेमस चीज़ है, बदनाम चाय, ठीक है, इनफेमस टी। काकादेव में एक जगह है, वहाँ पे बदनाम चाय मिलती है। चाय का तो कानपुर में मेरे ख्याल से नशा है, ठीक है। तो मतलब चाय लवर्स कानपुर वाले जितने होंगे उतना ही शायद कोई और होगा। हमारे कानपुर की फालूदा कुल्फी और बदनाम कुल्फी, ये 2 चीज़ें और फेमस हैं। अगर आप कानपुर आए तो ये ज़रूर आपको टेस्ट करना चाहिए। डेफिनेटली। क्या आप हमेशा सात्विक खाना खाते हैं या किस तरह का खाना आप खाना पसंद करते हैं? जैसे हम जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात करें ना, ध्यान की, मेडिटेशन की, जैसे इस फील्ड में करनी पड़ती है। ये सब्जेक्ट, आपकी प्रेडिक्शन गड़बड़ होगी अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। आप खा रहे हो कुछ भी और फिर आप सोच रहे हो कि आप इस तरह के सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड बना पाओगे, आएगा ही नहीं आपके पास। आप खा तो वैसे कुछ भी सकते हो, जो आपकी चॉइस है, बट सात्विक फूड आपके मन को शांत रखता है, और जब मन शांत होता है तो दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। इस दुनिया में जितना भी क्योर्स है कामया जी, मन अशांत है लोगों का, सब कुछ होने के बाद भी अशांत है। मेरे पास कॉल्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, हज़ारों करोड़ के मालिक हैं, सब पॉलिटिशियन हैं, एक्टर हैं, तो खुश नहीं है। तो बर्तन भी बड़े ज़रूरी माने गए हैं। जैसे ज्योतिष में कहा जाता है कि आपको कभी एल्युमिनियम बर्तन नहीं यूज़ करने चाहिए। एल्युमिनियम बर्तन करने से एक तो बुद्ध एक प्लैनेट है, वो उसकी गड़बड़ी होती है। यू शुड ऑलवेज चूज़ एक कांसा, एक मटेरियल होता है कांसा, उस कांसे के बर्तनों में खाइए, या पीतल के बर्तनों में आप खाना खाइए। पुराने टाइम पे आप याद करोगे तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन हुआ करते थे। ये भी रेमेडी होती है एस्ट्रोलॉजी में, ओके, कि आप
आपका अगर जैसे चंद्रमा खराब है तो यू शुड स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर इन सिल्वर ग्लास। आप चांदी के गिलास में पानी पियोगे, आप शांत होने लगोगे। जो लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत सोचते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं। हमेशा से ही इतना सात्विक खाना या वो पसंद करते थे, या बचपन में तो थोड़े चटोरे हो गए हाँ आप? बिल्कुल 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 चटोरे थे। पर आज हम चटोरापन नहीं करेंगे और सात्विक खाना खाएंगे एट सुकून। सात्विक खाने को भी काफी मॉडर्न ट्विस्ट दिया हुआ है। वी हैव रागी डोसा, गन पाउडर इडली, साबूदाना थाली पीठ, जवार भेल, रेनबो नूडल सैलेड, खिचू चाट, क्यूडो मिले खिचड़ी, भरवा करेला, कसावा फ्राइज और ऑफ कोर्स मीठे के लिए गाजर का हलवा। ज्योतिष में फूड का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और आप हर दिन अगर प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप एक रेमेडी जो अपने घर पे कर सकते हैं डेली, वो ये है कि अपने जो फूड, आप जो खाना खा रहे हैं उसमें हर एक प्लैनेट्स का ध्यान रखें। तो अगर मंडे है, सपोज अगर मंडे को आप आटा गूंद रहे हैं या कोई भी ऐसा खाना बना रहे हैं तो उस चीज़ में आप मिल्क ज़रूर डालें। तो क्योंकि मून वाइट है, मून सफ़ेद है, इसी तरह ट्यूसडे को आप लाल मिर्च या किसी भी तरह की लाल चीज़ को अपने आटे में या अपने खाने में मिला के खाएं। वेडनेसडे को आप किसी तरह की ग्रीन चीज़ जैसे धनिया हो गया, कोई वेजिटेबल ज़रूर खाएं। थर्सडेज को आप येलो कलर की जैसे टर्मरिक ज़रूर डालें, दाल बना रहे हैं तो उसमें टर्मरिक डालें, आटे में टर्मरिक डालें। फ्राइडे को आप राइस या रोज़ वाटर से कुछ भी चीज़ या रोज़ की बनी हुई कोई भी चीज़ या किसी भी तरह से दही या कर्ड को ज़रूर खाना चाहिए आपको। सैटरडेज़ को आपको ब्लैक चीज़ें जैसे काला तिल हो गया, काले तिल के लड्डू हो गए, या अगर आटा गूंद रहे हैं तो उसमें थोड़े से 2-4 दाने आप काले तिल के मिलाएं टू मेक सैटर्न हैप्पी। और संडे को आप केसर डाल के कोई भी खाना बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आटा बना रहे हैं, उसमें केसर डाल के खा सकते हैं। तो ये जो हमारे 7 सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, इनकी रेमेडी हो जाएगी आपके पूरे हफ्ते। और इसी तरह से जैसे मैंने कलर्स बताए हैं, आप इसके कपड़े भी पहन सकते हो। द प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल टू मेक यू फूडी इज मून। ओके, सो मून इज अ प्लेनेट इन, अच्छा ये सब मून की वजह से हो रहा है बेसिकली, मेरी वजह से नहीं है। और द प्लेनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक यू अ गुड कुक इज मार्स। जैसे अगर कोई फायर एलिमेंट का जैसे एरीज है या लियो है या सजिटेरियस है, इनको स्पाइसी पसंद आएगा, जैसे गन पाउडर इडली, ठीक है, इसमें गन की बात आ गई तो ये फायर एलिमेंट्स की साइन को ज़रूर पसंद आएंगे। जो हमारे वाटर साइन है जैसे कैंसर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, पाइसेस हो गया, इनको आप देखोगे सी फूड पसंद ज़्यादा आएगा, या फिर इनको वैसे खाने ज़्यादा पसंद आएंगे जो जिसको बहुत सरल हैं, बड़े सिंपल से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे खिचड़ी है हमारे पास, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, तो इनको ऐसी चीज़ें पसंद आएंगी। इसी पे एयर जो साइंस होते हैं हमारे, जो जेमिनाई है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, इनको ज़्यादातर पसंद आता है एक्सपेरिमेंट करना। अर्थ एलिमेंट आता है हमारा जो टाउरस है, कैप्रिकॉन है हमारा, और वर्गो है। इनको ज़्यादातर पसंद आते हैं स्टेपल फूड्स, ठीक है, दाल वगैरह इनको पसंद रहेगी। और इनको भी फॉरेन की जो डिशेज़ हैं, दूसरे कल्चर की जो डिशेज़ हैं, वो बहुत पसंद आती हैं। एक्सपेरिमेंटल, यस। तो ये अर्थ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं। ज्योतिषी की एक इमेज जो होती है, ऑरेंज कपड़े पहनकर, बड़ी उम्र वाले, बट आप बहुत यंग हैं, एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से आप एस्ट्रोलॉजी को समझा रहे हैं वो एक ऐसा बिलीफ सिस्टम नहीं बल्कि एक लॉजिक और साइंस के साथ है। तो सबसे बड़ा डिबेट जो लोगों के मन में रहता है इस कि सचमुच एस्ट्रोलॉजी में हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। क्या ये एक लॉजिकल बिलीफ सिस्टम है, साइंस है, या बस एक कहने की बात है? तो पहले तो एस्ट्रोलॉजी में साइंस नहीं है, इसका कोई साइंटिफिकल एविडेंस अवेलेबल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक आर्ट है, ठीक है। Okay. इस आर्ट को साइंटिफिकली बनाया गया है। अभी तक हमारे पास 2 प्लेनेट के साइंटिफिक एविडेंस है अभी तक, सन एंड मून। आप उसको देखते हो, उसको मानते हो, आप मानते हो सन आप पे इफेक्ट करता है, गर्मी लग रही है, ठीक है, वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है। मून आ गया, पीसफुल लग रहा है, ठीक है। जैसे जब भी कभी फुल मून या न्यू मून होता है, आप देखना, आप कभी अपने इमोशंस के एकदम पीक पे होते हो, या फिर एवरी 11th डे जिसे हम एकादशी बोलते हैं, आप अपने इमोशंस के पीक पे होगे, या तो बहुत खुश या बिना बात के आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा, बिकॉज ऑफ द मून। बिकॉज मून मन है, मून इमोशंस है, वो वाटर है, तो आपकी बॉडी में जो वाटर है उसको कंट्रोल करता है। तो अभी तक आपके पास तो 2 प्लेनेट का आप देख सकते हो तो मान रहे हो, और जिनको नहीं देख सकते उनको नहीं मान रहे हो। साइंटिफिक एविडेंस अभी तक मौजूद नहीं है कि वो एस्ट्रोलॉजी को प्रूव कर सकें, ओके। इसलिए मैं इसको आर्ट मानता हूँ कि एक कला है, ये एक ऐसी कला है जो अपने कलाकारों को खुद ही चूज़ करती है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपको रिच बना देगी या आपको
आपको काजल पड़ जाएगी आपसे, उसका दिल जीत लोगे, वो लौट के वापस आ जाएगी, वो अनब्लॉक कर देगी आपको। ज्योतिष इन छोटे कामों के लिए नहीं बना है। आपकी ज़िंदगी कहाँ जाने वाली है अगर वो आपको पहले पता चल जाए तो आप कम उम्र में ज़्यादा जल्दी सफल हो जाओगे। प्रॉब्लम्स तब भी आएंगी और उनको टैकल करने के लिए रेडी हो जाओगे। बारिश तब भी होगी लेकिन इस बार आपके पास रेनकोट है। जो एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते उन्होंने कभी इसको सीखा नहीं है, कभी ट्राई भी नहीं किया है कि इसको इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं उसको सीखने की। जैसे कोई लव मैरिज में पड़े हुए लोग होते हैं, दो आशिक हैं, अगर आप उनको बताओ तुम्हारी बेबीज तुम्हारी बनेगी नहीं, ठीक है, मानेंगे ही नहीं, ठीक है, कहेंगे अगर कुछ इलाज है तो इलाज बता दो, पर ये मत बताओ कि बेबी से नहीं बनेगी मेरी, ठीक है। तो बेबी बाबू वाले नहीं मानते इन चीज़ों में जल्दी, ठीक है। फिर शादी होती है, शादी के बाद प्लैनेट्स अपना रोल प्ले करते हैं, फिर वही बेबी बाबू लौट कर आते हैं। पंडित जी प्लीज़ हेल्प अस। बिना सीखे आप नहीं कह सकते कि ये चीज़ काम नहीं करती, या चीज़ है नहीं। मैं भी एक नॉन बिलीवर ही था, ठीक मैं है। वही जानना हाँ। चाहती हूँ कि आपने बताया कि आप यूपीएससी की पढ़ाई Yes. कर रहे थे। इस फील्ड में इंटरेस्ट लेना एज अ फुल टाइम प्रोफेशन एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा, तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करने लगे? तो जैसे मैंने कहा ना, मैं एक नॉन बिलीवर, साइंटिफिक बैकग्राउंड रहा है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। आप जब जिस तरह की आप पढ़ाई करते हो ना, उस तरह का आपका माइंडसेट बन जाता है। फिर आपको वही चीज़ें समझ में आती है जिनमें आपको लॉजिक दिख रहा होता है। पर जब एस्ट्रोलॉजी आया कोविड के बाद, और जब मैंने चार्ट्स पढ़ना सीखा, क्योंकि अब तो लोगों को रिप्लाई करने थे ना, प्रोसेस चल रहा था, तब रियलाइज़ किया यार मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ पास्ट में, ये सब इस कागज़ पे लिखा हुआ था, ये सब ये 12 घरों में पहले से बताया गया था। दैट मोमेंट हुआ कि यार हम जो सोच रहे हैं ना कि ज़िंदगी हम चला रहे हैं, हम तो चला ही नहीं रहे। हम जो सोच रहे हैं कि ये चाहत हमारी है, मैं चाह रहा हूँ तो वो हो रहा है, आप कुछ नहीं चाह रहे हो एक्चुअली। चाह वो रहा है, हो रहा आपके साथ, नाम आपका हो जाता है बस, कि ये करली टेल्स चल रहा है बहुत अच्छा, ठीक है, ये नाम हो रहा है आपका, पर करवा कोई और रहा है। आपके थ्रू न जाने कितनों की हेल्प हो रही है, तो आप और मैं बस एक ज़रिया मात्र हैं, कराता कोई और है। तो जिस दिन ये चीज़ एक फीलिंग इनर में आई ना, उस दिन मैंने ये सोचा कि यार मुझे अब लोगों को बताना है। इसीलिए कंसल्टेंट से ज़्यादा मुझे टीचर बनने का शौक़ है। मुझे समझाना है, मुझे सिखाना है, और इसी तरह से सिखाना है कि लॉजिकल लगे, क्योंकि आजकल के लोगों को बिना लॉजिक की चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। एंड लॉजिक ऑलवेज किल्स मैजिक। ओके, वाओ, दैट्स ट्रू। लॉजिक किल्स मैजिक। तो एस्ट्रोलॉजी पूरा लॉजिकल है ना, पूरा सब कुछ ठीक है। इसमें आपकी मैरिज क्यों नहीं चल रही है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ प्लेसमेंट इन हॉरोस्कोप, उसमें 7th हाउस होता है, वो मैरिज का हाउस है। उस हाउस में अगर केतु बैठ जाए तो कहते हैं इसका डाइवोर्स होगा, इसकी मैरिज नहीं चलने वाली। अब अगर आप इस चीज़ को समझो कि इसकी मैरिज क्यों नहीं चले, बेचारे ने ऐसा क्या पाप कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये आदमी का जो नेचर है वो ऐसा है कि इसे इंटेलेक्चुअल लोग ही पसंद आते हैं। अब अगर इसको ऐसा स्पाउस आप दिला दोगे जो बोरिंग है, वो उसके साथ रह नहीं पाएगा, उसे घुटन महसूस होगी। यहीं पे एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि अगर आप इसको केतु जैसा ही इंसान दिला दो, यानी कि एक इंटेलेक्चुअल इंसान, शादी चलेगी। वही केतु 7th हाउस में बैठा था, एक व्यक्ति ने इस तरह का डिसीजन लिया, एक ने उस तरह का डिसीजन लिया। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। आप बेहतर अपने आप को समझते हो, अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझते हो। एक टर्म आपने सुना होगा मांगलिक का, हाँ ठीक है? जी, बहुत ज्यादा सुना है मांगलिक के बारे कि में। ज्यादा मांगलिक- जानकारी नहीं रखती हूँ, बट ये सुना बहुत है। हमारे हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं, उसमें से 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। मंगल जैसा प्लेनेट अगर इन 5 घरों में कहीं भी बैठ जाए तो कहा जाएगा यू आर अ मांगलिक पर्सन। आमतौर पे जो धारणा बनी हुई है लोगों के अंदर कि मांगलिक से शादी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज तुम्हारी डेथ हो जाएगी, ठीक है, या बहुत हेल्थ इश्यूज होंगे तुम्हें। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। मांगलिक हो अगर आप, यानी कि मंगल आपका पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें में बैठा है, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बंदे हो, आपके डिज़ायर बहुत बड़े बड़े हैं, आप छोटी मोटी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आपको बड़ी चीज़ें चाहिए। आपको 25 की उम्र में BMW चाहिए, 55 का इंतज़ार नहीं करना। ओके, इफ़ यू आर अ मांगलिक पर्सन, आपके अंदर एंगर है, गुस्सा है, अपनी फिटनेस को लेकर आप ज़्यादा कॉन्शियस हो। मांगलिक लोग इतने एम्बिशियस हो जाते हैं कि बहुत अच्छी पोजीशन पे अच्छा भी कर रहे होते हैं, तब भी खुश नहीं होते। इन्हें लगता है कि धरती तो जीत ली, चंद्रमा और चाहिए, ठीक है, वहाँ पर भी मेरा झंडा गड़ जाना चाहिए। ऐसे लोगों की अपने पार्टनर को लेकर एक अलग तरह की रिक्वायरमेंट है कि यार मेरे साथ ना इस तरह का माइंडसेट वाला व्यक्ति ही चल पाएगा, इस तरह का नहीं चल पाएगा। अब इसीलिए कहा जाता है कि मांगलिक की शादी दूसरे मांगलिक से करा दो, ठीक है, क्योंकि उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी ज़्यादा बेटर है। जब आप नहीं कराते तो मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। सो मांगलिक होना, मांगलिक लोग यूजुअली CEO बनते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, बिकॉज दे आर एग्रेसिव वन, है ना, लीडर है की क्वालिटी उनके अंदर, सेनापति हैं वो, कमांडर बोला जाता है मंगल को। सो बधाई हो, आप मांगलिक हैं, उसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि क्या एक मांगलिक व्यक्ति है, दूसरा मांगलिक नहीं है, तो क्या ये शादी कर सकते हैं आपस में? आराम से कर सकते हैं। बस कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ क्या कई सारी कंडीशन होती है, कोई ना कोई मिल ही जाएगी आप दोनों के चार्ट में। तो आप कर सकते हो। अगर मन में ऐसे ना वहम बैठ जाता है, कई बार डर बैठ जाता है, कई बार हमारे अंधविश्वास बैठ जाता है हमारे मन में। जब आप लॉजिकल बातें सुनते हो तो वो हटता है, आपके मन से दूर जाता है। इसलिए भी आपको ज्योतिष सीखना चाहिए, ठीक है। सिंपल है, फ्री में वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, मेरे खुद के यूट्यूब पे पड़े, आइए, बड़े इंटरेस्टिंग वे में समझाया है, सिखाया है, वहाँ पे मैं यही चीज़ें सिखाता हूँ। क्या कुंडली मैच करना बहुत ज़रूरी है शादी से पहले? और अगर मैच ना करें, इज देयर अ वे दे कैन बी टुगेदर और शुड दे गिव अप? ओके, एज एन एस्ट्रोलॉजर आप भले लव मैरिज करो, आप अरेंज मैरिज करो, एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जिस पे आपको फेथ है, भरोसा है, आइए, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, एक बार कुंडली ज़रूर मैच करवाइए। देयर इज़ अ गुड चांस कि वो आपको ग्रीन फ्लैग दे देंगे, आपको सब कुछ अच्छा बता देंगे। बट इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, क्या लव मैरिज वालों के डाइवोर्स नहीं होते? लव मैरिज करने वालों ने पहले ये नहीं सोचा था कि यार ये तो मेरी ज़िंदगी है, लाइफ है, अब वो क्यों डाइवोर्स ले रहे हैं? आपको ऐसा लगता है ना कि बस मेरे साथ नहीं होगा, बाकी दुनिया में किसी के साथ हो जाएगा। ये क्या है? ये अपनी आंखों पे पर्दा डालने वाली बात है। मेरे जब भी सेलिब्रिटीज आते हैं शो पर, मेरा एक सवाल ज़रूर होता है उनसे कि आपको क्या लगता है आप इस मुकाम पर किस तरह से पहुँचे? अपनी मेहनत की वजह से, अपनी किस्मत की वजह से, या अपने बिलीफ की वजह से? मेरी ऐसा किस्मत होता है कि मुझे इतना अच्छा बड़ा भाई मिला, ठीक है, जिसने ये सब कुछ बनाया, क्रिएट किया, मेरे पर्दे के पीछे से काम किया। मैं कहूँ तो मैं बस एक कलाकार हूँ, एक एक्टर हूँ जो अच्छे से बोल लेता है, चीज़ें समझा लेता है। मैं हमेशा से पढ़ने में अच्छा रहा हूँ, तो यहाँ भी पढ़ाई कर रहा हूँ। पर ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया की, ये जो बिज़नेस है, इन सारी ऑपरेशंस हैं, ये मेरे बड़े भाई करते हैं। और अगर आपको भी ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड, ठीक है। मेहनत सबकी होती है। आप अपनी हाइट नहीं कंट्रोल कर सकते, वो कितनी बड़ी होगी, वो आपके जेनेटिक्स हैं। बट आप अपना स्टमक कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कितना फैलेगा या कितना अंदर जाएगा। तो कुछ चीज़ें भगवान ने आपके हाथ में ज़रूर दी हैं, आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हैं। तो जो भी चीज़ें कंट्रोल के अंदर हैं, आप उन्हें बेहतर तरीके से करिए। और हाँ, हर लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती, ना अकेले जीती जाती है। आपको किसी का साथ की ज़रूरत कभी ना कभी पड़ेगी। बहुत अच्छा है कि कोई वेल विशर अगर आपको मिल जाए, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, वो आपके स्पाउस, आपके फादर, आपकी मदर, आपके ब्रदर, कोई भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है आपका कोई, तो ज़रूर उनका साथ दीजिए। मज़ा आता है फिर लड़ाई लड़ने में। तो अगर कोई इंसान अपने काम में बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, किसी मुकाम पर पहुंच जाता है, तो वो उसकी मेहनत होती है या उसकी वो कुंडली में लिखा होता है कि किसी ना किसी दिन इस इंसान को इतना सक्सेसफुल होना ही है और इतनी कठिनाइयों से उसको जाना ही पड़ेगा? आप क्रिकेट देखते हो? हाँ जी। वर्ल्ड कप देखा था आपने? हाँ जी। कौन सी टीम थी जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग थी? इंडिया। क्या हुआ? तो कई बार आप सबसे ज़्यादा डिजर्विंग होते हो, सबसे टैलेंटेड होते हो, सबसे होनहार होते हो, दुनिया कह रही होती है आप जीतोगे, बट समथिंग आर जस्ट नॉट मेंट टू बी। कुछ चीज़ें नहीं हैं आपके भाग्य में लिखी हुई, तो वो नहीं हो पाती। क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है या हमारी मेहनत भी है? तो मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें, बहुत लिमिटेड चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, ओके। बाकी एक मेजर पोर्शन आपका फेट ही है। आपका फेट है कि आप इस घर में पैदा हुए, वैसे माँ बाप मिले, इस तरह का फेशियल स्ट्रक्चर मिला, इसमें कोई मेहनत नहीं है आपकी, ये सब आपका फेट है। ये आप अपने आप को पावरफुल फील करवाने के लिए ये सोच सकते हो कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ या मेरी मेहनत से सब कुछ हो रहा है। नो, बड़ी एक अच्छा भजन है, करते हो तुम कन्हैया मेरा बस नाम हो रहा है। बहुत लिमिटेड चीज़ें जो कंट्रोल कर सकते हो आप, और बहुत मेजर चीज़ें हैं जो आपको ऊपर वाला करवाता रहता है, इधर उधर आपको टटोलता रहता है। जैसे ज्योतिष में हम कहते हैं ना, ये प्लैनेट्स रिएक्शन करवाते हैं आपसे। ये रिएक्शन है कि आप क्या चूज़ कर रहे हो। इसलिए हम कहते हैं कि जो बहुत उच्च कोटि के साधु हैं, संत हैं, अघोरी महात्मा लोग हैं, इन पे ज्योतिष काम नहीं करता, बिकॉज इन्होंने अपने सेंसेस और अपने जो एक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं, इनको कंट्रोल कर रखा है। पर हम नॉर्मल बीइंग अभी उस प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा ये कंट्रोल करने में। बहुत से लोग अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन में भी मानते हैं, तो उसका क्या रोल प्ले करता है? यू नो, व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी, हु प्लेज अ बिगर रोल? इज इट एस्ट्रोलॉजी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया या मैनिफेस्टेशन हो गया, ये सच में काम करता है। बस इतना चाहिए कि आपका बहुत बड़ा फेथ उस पर होना चाहिए। वो बड़ी अच्छी कहानी, बड़ी अच्छी वो है, डायलॉग है शाहरुख खान की मूवी का, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आपको इतना शिद्दत से पता है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी, मैं ये चीज़ चाहता हूँ, आप उसे लिख रहे हो। जैसे एक टेक्निक है 369, कि आप अपने डिज़ायर को सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार लिखें, रेड इंक से लिखें और रोज़ लिखें, ठीक है।
तो वो डिज़ायर फ्रूटफुल हो जाता है 6 से 8 महीने के अंदर। बस कंडीशन ये है कि वो फालतू की चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो किसी और इंसान से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आप ऐसे डिज़ायर लिखते हो तो वो फ्रूटफुल हो जाते हैं। क्रिकेट की दुनिया की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक आर द नेक्स्ट 5 years फॉर विराट कोहली? मैं फिर कहूँगा मैं क्रिकेट नहीं देखता, ठीक है? मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ, बट मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और विराट कोहली नंबर 5 है। नंबर 5 आर रूल्ड बाय मर्कुरी एंड दे आर वेरी गुड इन बिज़नेस एक्चुअली। तो जैसे आप देखोगे ना, विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, देयर आर मल्टीपल बिजनेसेस हैं उनके। सो आई एम अ फैन ऑफ विराट कोहली, जस्ट बस सुन के और देखने में कुछ क्लिप्स देख के अच्छा लगता है देखने में। वैसे शुभमन गिल आई गेस कि शायद आगे चल के बहुत अच्छे स्टार बनेंगे। बहुत पसंद है, इस वजह से बोल रहा हूँ। मैंने किसी का चार्ट नहीं देखा, ना है मेरे पास। अच्छा, और इलेक्शंस आ रहे हैं तो हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला देखो है? अब क्या बात है कि मेरे पास मोदी जी की जो बीजेपी पार्टी है उसके भी क्लाइंट हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, तो किसी एक को बोल के बुरा नहीं लगवाना चाहता, ठीक है? अच्छा, आपने ये बताया जो हमें, एक होती है राशि और एक होती है जो ज़ोडिएक साइन एज पर good इंग्लिश question. कैलेंडर, किसको हमें मानना चाहिए और क्या लॉजिक है इसके पीछे? हर इंसान की 3 राशियाँ होती हैं, ठीक है? वन इज़ बाय द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ योर नेम, वन इज़ बाय द मंथ जिस पे आप पैदा हो, जिस महीने में आप बॉर्न हुए हो, और एक आपकी कुंडली में। बचपन में कुंडली बनती थी और मम्मी पापा पंडित जी को बुला के अक्षर निकलवाते थे, उससे नाम रख देते थे। अब तो सबको विवान, वियान, अयान ये नाम रखने हैं, ओके? बिल्कुल। सो पंडित जी जो नाम बताएंगे वो नाम नहीं रखना। तो अब पता नहीं आपका नाम राशि से रखा गया था या नहीं, तो दिस इज Right. इररेलेवेंट, Okay. इसको भूल जाओ आप। दूसरी चीज़ है आपका बर्थ मंथ। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज बॉर्न फ्रॉम 21 जुलाई टू 21 अगस्त, वो सारे के सारे लियो हैं। ये वेस्टर्न सिस्टम है जो पूरे पूरे महीने को एक राशि में बांट देता है, ओके? अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि भाई पूरे पूरे महीने में 30 दिन में कितने लोग पैदा हुए? सबके सब लियो, ठीक है? क्या सबके अंदर लियो के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कुछ सोचने वाली बात है। इसीलिए लोग फिर कहते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है? तो बेसिकली ये बर्ड आई व्यू है कि एक जनरल ओवरव्यू आपको बताया जा रहा है कि लियो का ऐसा होता है। तो ये वेस्टर्न सिस्टम में फॉलो होता है, ये वहाँ पे फॉलो होता है, इसलिए आप इसको ज़ोडिएक बोलते हो, ठीक है? बट जो इंडियन सिस्टम है, जिसे आप कुंडली बोलते हो, उसमें जो राशि होती है उसे मून शाइन बोलते हैं। व्हाट इज़ योर मून शाइन? जब आप मून शाइन किसी से पूछ रहे हो ना, तो वो कुंडली वाली बता रहा है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो जो इंडियन से कुंडली देखता है, जैसे मैं हमेशा आपकी मून शाइन ही देखूंगा और तभी बताऊंगा 7.5 ही चल रही है कि नहीं चल रही है। और मैंने ये भी देखा है कि कई सारे सेलिब्रिटीज अपना नाम बदल देते हैं, Correct, एक yes. स्पेलिंग कुछ ऐड कर देते हैं। सो इज दिस ऑल लिंक्ड टुगेदर? अब ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, ठीक है? तो एस्ट्रोलॉजी हो गया योर हॉरोस्कोप, राइट न्यूमरोलॉजी इज जस्ट योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर नेम, राइट। ओके? तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट बता दीजिए, 20th February। तो इसको बोला जाएगा 2 + 0 = 2, Okay. यानी कि आप नंबर 2 से रूल हो रहे हो। ओके यू आर रूल्ड बाय मून, ओके। ठीक है? मून क्या है? चांद सा रोशन चेहरा, दैट इज व्हाई यू आर सो ब्यूटीफुल, ओह ठीक है? थैंक यू। तो बेसिकली, और नंबर 2 इमोशनल बहुत है। हाँ जी। नहीं, चांद बहुत वो 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, तो स्टेबल नहीं है, तो उसके मूड स्विंग्स होते हैं। सेंसिटिव नेचर है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो दिल में रखता है, ठीक है? इमोशंस में आकर ये कुछ भी कर सकता है। तो बेसिकली, और ये मदर है ना, चंद्रमा को माँ की संज्ञा दी गई है, तो इसका एक मदरली नेचर होता है। तो इसके काम में भी वो दिखता है कि ही केयर्स अबाउट एवरीवन। सो इस तरह से आपके नंबर से आपके बारे में जान सकता है कोई भी। मैंने इसमें पूरी सीरीज काफ़ी जगह बता रखा है अपने यूट्यूब पे, एवरीवेयर। अगर आपका जो नाम है, जैसे कामिया जानी है, इसको ऐड कर कर एक नंबर आएगा, ओके? ये नंबर 2 का एनिमी है, तो आपके लिए ये नाम सूट नहीं करेगा। तो जैसे हर एक अल्फ़ाबेट का एक नंबर होता है, जैसे के का 2 है, ए का 1 है, एम का 4 है, ऐसे करके पूरा एक सीरीज होती है, उसमें कैलकुलेशन होकर एक नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 8 आ जाए, तो 8 इज़ द एनिमी ऑफ 2, तो अब क्या होगा? आपकी लाइफ में स्ट्रगल चलता रहेगा 2 और 8 के बीच में, तो अब आप जो काम करोगे डिले हो जाएंगे, कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी, ओके? सो इसको बैलेंस करने के लिए आप देखोगे कई सारे सेलिब्रिटीज़ अपने नेम की स्पेलिंग को करेक्ट करते हैं। मेरे पास भी कई लोग आते हैं, वो नेम की स्पेलिंग को करेक्ट कराते हैं और उसके बाद रिजल्ट मिलता है। ये तो मैंने देखा है, ठीक है? कई लोगों का बाई बर्थ नेचुरली नाम ठीक होता है, उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ वो सिंक कर रहा होता है। तो इस तरह से ये नाम को लोग बदलते हैं। अच्छा क्या बात है कि हमें बॉलीवुड स्टार्स दिख जाते हैं नाम बदलते हुए, बट बिजनेसमैन इससे ज़्यादा करते हैं। बिजनेसमैन सिर्फ अपना नाम नहीं, अपने बिजनेस का नाम भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही रखते हैं, ओके? जिसमें जो हमारे अंबानी जी हैं वो सबसे नंबर 1 है, ठीक है?
अब अंबानी फैमिली में देखना तो जो भी है वन वाले ज़्यादा हैं उनकी फैमिली में। धीरू भाई अंबानी, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, उनके बेटे, उनने जिससे शादी करी उनका डेस्टिनी नंबर 1 है। और जो अभी ग्रैंडसन आया उनका पृथ्वी, वो भी 1 है, ठीक है। सो 1 को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आई गेस वो प्लान करके चल रहे हैं किससे शादी करानी, किससे नहीं चलना है। सो और वो अपना जो नाम रखते हैं वो भी आप देखो, जैसे जियो, जियो को आप ऐड करोगे तो 9 पे आता है, विच इज़ द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ नंबर 1। ओके, तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस का नाम ऐसे निमोलॉजी पे रखते हैं, अपना भी रखते हैं। करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ ना, आप सीखोगे और करोगे, रिजल्ट मिलेगा, अपना विश्वास खुद ब खुद आपका बढ़ जाना है इस पे। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्या बहुत सारी वेस्टर्न कम्युनिटी भी आ रही है आपसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछने? एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बड़ा एंशिएंट सब्जेक्ट है। और इंडिया में सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, ऐसे न जाने कितनी नॉलेज थी। जैसे आयुर्वेदा, अब योग को योगा बनाया गया, उसके साथ बियर मिला के बियर योगा बनाया गया, ठीक है। सो हमेशा इंडिया के साथ ऐसा होता रहा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, कि नॉलेज हमारी रहती है बट उसे पैकेज करके कोई और दे देता है। फिर इंडियंस को लगता है ये उधर से आया। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है। अब जब नोबेल पुरस्कार मिल गया इनको खोजने वाले, आई गेस कोई जापानीज थे, उनको नोबेल मिल गया इसके लिए। अब वहाँ से इतना वो इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये तो बिल्कुल नई चीज़ आ गई है, इससे तो वेट लॉस होता है, हेल्थ अच्छी होती है। आप कब से उपवास कर रहे थे? आप नवरात्रि के उपवास रख रहे थे। हर इंडियन हिंदू, बेसिकली हिंदू जो कल्चर है, हर महीने एक फेस्टिवल आ जाता है जिसके लिए आपको उपवास रखना है। नहीं तो लोग मंगलवार का व्रत, सोमवार का व्रत, शनिवार का व्रत रख ही रहे थे, एकादशी का व्रत रख रहे थे, प्रदोष व्रत रख रहे थे। पर एक नाम दिया गया इंटरमिटेंट फास्टिंग, कूल लगता है अब थोड़ा सा, ठीक है। अगर सिर्फ इंडिया की हिंदू धर्म की बात नहीं है, आप किसी और जैसे इस्लाम में देखेंगे रमज़ान, ठीक है, क्या है, वो भी फास्टिंग है। तो उपवास को, फास्टिंग को तो हम लोग न जाने कब से जानते हैं, बट वही चीज़ है कि नए तरीके से बताओगे तो हम समझ लेंगे। कोई गोरा बोल देगा ना तो हमें कहेगा अच्छा ठीक है, साइंटिफिक है, थोड़ा बढ़िया लग रहा है। और वही चीज़ जो हमारे घर में दादी नानियाँ कब से बोलती चली आ रही, वो नहीं मानना आपको। जैसे मेरी जो ऑडियंस है वो 18 से 24 की है। मेजर जो ऑडियंस है यूट्यूब पे 18 से 24 साल की है। तो ये सच में नहीं यकीन होता कि ऐसा ट्रांजिट हो रहा है। जो हो रहा है तो अच्छा है भाई, होता रहे, ठीक है। कर्ली टेल्स एक ट्रैवल प्लेटफॉर्म भी है, हम सभी को घूमना बहुत पसंद है। तो क्या वो भी आपकी राशि पे डिपेंडेंट है कि आप कितना घूमेंगे, कब घूमेंगे? कब घूमेंगे ये आपके दशा पे डिपेंड करता है। अच्छा। कि कब आप फॉरेन कंट्री जाएंगे या कहीं भी अपने तीर्थ स्थल पे घूमने जाएंगे। तो जब भी आपके 12th हाउस की, 4th हाउस की दशा चलती है, अब ये समझाना वीडियो में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट यस हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब आप देश से बाहर जाएंगे। इवन ये भी कि आप इंडिया में रहेंगे या आपका परमानेंट सेटलमेंट फॉरेन हो जाएगा, ये भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं आपके चार्ट से। घूमना तो मुझे जो ऐसा लगता है कि हर किसी को मन में ज़्यादा पसंद ही होता है। किसी बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनको ज़्यादा पसंद नहीं होता है बाहर घूमना। जैसे यूजुअली जो नंबर 5 पीपल होते हैं, वैसे मैं ट्राई करता हूँ 1 से लेकर 9 तक सब बता देता हूँ। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो आपका बर्थ अगर किसी भी महीने की 1/10/1928 को हुआ है, देन यू आर नंबर 1। ये सूर्य से रिप्रेजेंट होने वाला नंबर है और ये राजा का नंबर है। तो दे वांट टू लिव लाइक अ किंग, रॉयल लाइफस्टाइल पसंद होती है। बहुत बड़े हेल्पर होते हैं, बट दूर से ना आपको ये एरोगेंट नज़र आएंगे क्योंकि सूर्य में गर्मी बहुत है। तो आप जब इनको दूर से देखोगे तो लगे घमंडी आदमी है, बट जब आप इनको समझोगे, कोशिश करोगे, तो इनसे अच्छा दोस्त, इनसे अच्छा पार्टनर कोई नहीं मिलेगा। नंबर 1 वाला व्यक्ति इमोशनल बहुत होता है, बट ये अपने आंसू दिखाता नहीं है किसी को क्योंकि इसे कमज़ोर नहीं दिखाई देना है। नंबर 1 वाला व्यक्ति सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है, और कई बार नहीं चाहता तो भी बन जाता है क्योंकि सूर्य हमेशा केंद्र में है। ऐसे व्यक्तियों का सबसे बड़ा फ्यूल जो होता है इनके जीवन को चलाने का, वो अचीवमेंट्स होती हैं। अगर आप इनसे पूछो कि पास में सबसे खुश कब थे, तो ये वही दिन बताएंगे जिसमें ये सबसे ज़्यादा कुछ अचीव किया था, कोई पुरस्कार मिला था, कोई अवार्ड मिला था। सो ये नंबर 1 है। ये घुमक्कड़ हो सकते हैं, इनको घूमना पसंद होता है। यूजुअली ये माउंटेन्स, बीचेस, दूर दूर के ट्रैवल दे लाइक, इनको घूमना पसंद होता है। इवन फॉरेन कंट्रीज़ में जाना नंबर 1 पसंद होता है क्योंकि वो राशि ही ऐसी, राजा साहब है ना, ठीक है, वो हाथी घोड़े चलने वाले। तो ये नंबर 1 है। आपको एक रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए नंबर 1 को, इनको पंक्चुअल बहुत होना चाहिए। अगर नंबर 1 पंक्चुअल नहीं है तो ये इसकी एनर्जी को कभी भी पूरी तरह से, इसके पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो नंबर 1 शुड ऑलवेज बी पंक्चुअल, अपने टाइम के साथ तो, और अपने वादों के साथ भी। या आपने किसी को कुछ कहा है तो बस प्रस्तुत हो जाओ उस समय, देर मत करो। नाउ मूविंग टू द नंबर 2। अगर आप किसी भी महीने की 2 को, 11 को, 20 को या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, देन यू आर अ नंबर 2। ये नंबर मून का नंबर है, तो आप नंबर 2 से रूल होते हो। ये चंद्रमा का नंबर है। अब जैसा चंद्रमा वैसे आप,
मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था, दे आर यूजुअली वेरी ब्यूटीफुल। और इन केस अगर चेहरे से नहीं तो दिल के बहुत हैं, ठीक है। इमोशनल है, सेंसिटिव है, एक मदरली नेचर है इनके अंदर। इमोशंस जो होता है वो एनर्जी इन मोशन है। तो अगर किसी चीज़ के लिए इमोशन भारी पड़ गया, अब इमोशन हम यूजुअली क्या समझते हैं कि भोला आदमी है, पागल आदमी है, ठीक है, बट इमोशनल लोग ज़्यादा डेंजरस हैं। ये अगर आपके खिलाफ हेट्रेड भर लेंगे ना, तो इनसे ज़्यादा परेशान करने वाला और कोई होगा नहीं। बट यूजुअली नंबर 2 एक बहुत अच्छा लिसनर होता है, इसके आसपास लोग रहना चाहते हैं, और ये कि हीलिंग का भी नंबर है। तो नंबर 2 की फ्रेंड सर्कल आप बड़ा देखोगे। दूसरा आप देखोगे कि लोग इनको दौड़ के अपना दुखड़ा बताते हैं, और लोगों को अच्छा लगता है इनसे दुखड़ा बताकर, बिकॉज आज की इस भाग दौड़ की दुनिया में लोगों ने सुनना बंद किया है, एंड नंबर 2 सुनता है। नंबर 2 की फेमस पर्सनालिटी में शाहरुख खान आते हैं, अमिताभ बच्चन आते हैं, राजेश खन्ना आते हैं, हिटलर भी आता है, ओशो भी आते हैं, और हर्षद मेहता भी आता है, और काम्या काम्या जानी भी आते हैं, कर्ली टेल्स भी आते हैं। अब नंबर 3 की अगर बात करें तो ये नंबर जुपिटर से रूल होता है। तो अगर आप किसी भी महीने की 3 को, 12 को, 21 को या 30 को बॉर्न हुए हैं, देन योर नंबर इज़ 3। ये ऐसे इंसान है जो खड़े खड़े इंसान को बेच दें, एंड द ग्रेटेस्ट सेल्समैन एवर, ओके। बातों के धनी हैं, बहरूपिये हैं। इनका जो नेचर है हर किसी व्यक्ति के सामने बिल्कुल डिफरेंट है। स्कूल वालों के सामने अलग है, कॉलेज वालों के सामने अलग है, अपने कलीग के सामने बिल्कुल डिफरेंट है, मम्मी पापा के सामने डिफरेंट है, और खुद के सामने बहुत डिफरेंट है। इनसे ये कैसे हैं ये खुद ही अकेले में जानते हैं। लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं, हंसाना लोगों को बहुत पसंद है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, दूसरों को हंसाने के लिए कई बार अपना भी मजाक बना देते हैं, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। आज की जो 21st सेंचुरी चल रही है नंबर 3 की चल रही है। आप जेफ बेजोस को देखो, आप अडानी को देखो, ये नंबर 3 से रूल होने वाले लोग हैं जो रिच बन रहे हैं, अब रिच की कैटेगरी में आ रहे हैं। इवन आप अगर देखोगे तो वॉरेन बफेट भी नंबर 3 की कैटेगरी में आ जाते हैं। इनका डेस्टिनी नंबर और साइकिक नंबर दोनों की बातें बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। सो ये नंबर 3 जुपिटर का नंबर। अब इनको करना क्या चाहिए, इनको कुछ भी ना करें ये, लेकिन अगर ये पीली चीज़ों का डोनेशन करते रहें, केले के पेड़ की पूजा करते रहें, तो इनका 3 हमेशा बैलेंस रहेगा। पीली चीज़ें जैसे आपकी पीली दाल होती है, टूट दाल जिसे आप बोलते हो, हल्दी हो जाती है, पीले रंग के कपड़ों का दान कर सकते हो आप, किसी भी ज़रूरतमंद को ये डोनेशन आप दे सकते हो। मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर दोनों नंबर 3 हैं। हाँ, तो ये बड़ा पावरफुल नंबर है। बिल्कुल, आप बताइए, इज लाइक द बेस्ट सेल्समैन आई नो। अभी नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 यानी कि आप किसी भी मंथ की 4 को, 13 को, 22 को या 31 को बॉर्न हुए हैं, देन यू आर रूल्ड बाय राहु, ओके। तो राहु आपको रूल करता है, और राहु एक शैडो प्लेनेट है, वो सोलर सिस्टम में दिखाई नहीं देता, उसकी परछाई है। अब आप किसी की परछाई देख के बता नहीं सकते ना, छोटा है, मोटा है, काला है, गोरा है। इसी तरह से ये भी हैं। इनको समझ पाना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे आपको, बड़ा हो छोटा हो नहीं देखेंगे, अगर बात सच है तो ये मुंह पे बोल देंगे। यूनिक थॉट प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा ओरिजिनल व्यक्ति हैं। इस वजह से होता क्या है कि ये सबको सच बोल रहे हैं मुंह पे, लोग इनको पसंद नहीं करते। नंबर 4 की जो फीमेल्स होती हैं, अगर ये किसी मेल से फ्रेंडशिप करेंगी तो बिल्कुल फ्रेंड दोस्त हो भाई, तो अच्छे से बातें करेंगे, पर मेल क्या समझेगा, अरे लाइन मार रही मेरे ऊपर। तो नंबर 4 की फीमेल्स को इनके दोस्त ही प्रपोज कर देते हैं, इनके जो रिलेटिव्स होते हैं वही इनके ऊपर गलत नज़र रखते हैं। नंबर 4 राहु का नंबर है, और एक बड़ी फेमस कथा है, कहानी है समुद्र मंथन की, जिसमें राहु अमृत पीना चाहता था, पर उसे अमृत मिलते मिलते उसका गला कट गया। सो नंबर 4 वाले लोगों का एक बहुत बड़ा डिज़ायर या जो मास्टर प्लान होता है वो लाइफ में फेल हो जाता है। तो ये जिस भी चीज़ के पीछे भागते हैं वो चीज़ इनसे दूर चली जाती है, क्योंकि राहु को अमृत नहीं मिला था। तो यहाँ पे आपको भी आपका मास्टर प्लान फेल होगा, कुछ और होगा जो उससे भी अच्छा हो सकता है, पर जो बहुत दिन से सोच रहे हैं वो नहीं होगा। नंबर 4 वाले लोगों को मैंने देखे रिबल है, ये परंपराओं पे क्वेश्चन करने वाले लोग हैं, और ये तभी सेटिस्फाई होते हैं जब चीज़ों के पीछे लॉजिक दोगे आप इनको हवाई या मैनिपुलेशन की बातें नहीं बोल सकते। नंबर 4 यूजुअली 25 की एज के बाद अकेला हो जाता है, या तो 1-2 दोस्त होते हैं या कोई दोस्त नहीं होता इसका, ठीक है, और ये खुश है, उसी में खुश है। अगर आपको बदलाव चाहिए, आपको लाइफ में कुछ बिल्कुल बदलना है, उससे नंबर 4 वाला करवा सकता है। 2020 का साल आया था, 2020, 4 नंबर का साल था, सब कुछ बदल गया। लोग पॉडकास्ट करने लग गए, उसके बाद लोग जूम पे पढ़ाने लग गए, लोगों ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, लोगों को समझ में आ गया कि हमारे काम धंधा तो ठीक है, साथ ही साथ हमें फैमिली को भी टाइम देना है, दिस बिकॉज ऑफ नंबर 4। तो राहु इस तरह का है। अब आपको क्या करना चाहिए, नंबर 4 यूजुअली आप जब कम्युनिकेट करते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि यू आर कम्युनिकेटिंग वेरी वेल, बट सामने वाले को नहीं समझ में आता, गलत मैसेज चला जाता है उसकी तरफ।
तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए और आपको वेल विशर्स अपने आसपास रखने चाहिए जो सच में आपके वेल विशर्स हो। बड़ी कठिनाई से मिलेंगे पर मिलेंगे ज़रूर। मूविंग टू द नंबर 5, ये मरकुरी का नंबर है। जैसे 5, 14, 23 तारीख को कोई बॉर्न हुआ है तो मरकुरी से रूल हो रहा है। अब ये मरकुरी फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो सुबह से शाम तक इनके पास खूब थॉट्स आते हैं, थॉट्स की बॉम्बार्डिंग होती रहती है, जिस वजह से क्या होता है ये अपने खाने पीने और लाइफस्टाइल का सेंस खो देते हैं। इसलिए यूजुअली आप नंबर 5 को देखोगे स्टमक की प्रॉब्लम होगी या गले की प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा ये बिजनेस में बुद्ध जो है ना, बुद्ध बुद्धि भी है, बुद्ध बिजनेस भी है, बुद्धि बुद्धू भी है, ठीक है। ये इंटेलेक्ट है, आपका इंटेलिजेंस है, आपको खतरनाक इंटेलिजेंट लोग मिल जाएंगे नंबर 5 के, विराट कोहली, राकेश झुनझुनवाला। अब नंबर 5 की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि क्योंकि इसका माइंड ऐसे रिवॉल्व होता रहता है ना, तो जो भी चेंज हो रहे हैं दुनिया में, मार्केट में, ये उसको पकड़ लेता है, ये उसको समझ लेता है। इसलिए नंबर 5 कभी भी मार्केट से इररिलेवेंट नहीं होता, वो अपने आप को इवॉल्व करता रहता है। आज आप इनसे पूछो कि आपके बिजनेस आइडियाज़ क्या हैं, इनके पास 2 बिजनेस आइडिया अभी जेब में रखे हैं इनके, और मन में यही चीज़ है मुझे बिजनेस करना है, बिकॉज नंबर 5 इज़ अ नंबर ऑफ मनी फ्लो। तो इनको बचपन में ही समझ में आ जाता है कि अब पैसा नौकरी करने वाला कोई नहीं बना रहा, पैसा बिजनेसमैन बनाते हैं, तो इनको बिजनेस करना है। नंबर 5 आप देखोगे तो यूजुअली ये यूथफुल नंबर है, इसे ग्रहों का राजकुमार बोला जाता है। अब ये यंग है, इसलिए आप इनको 55 की एज में भी देखोगे ना, तो ये अपने यंग लोगों के साथ खेलते रहें या उनसे बातें कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं जो यंग लोग करते हैं। नंबर 5 जो दिमाग उनका चल रहा था, जिसने सब कुछ उनके लिए बनाया, 35 साल की उम्र के बाद इसको चाहते हैं कि यार ये यही थम जाए, यही रुक जाए। सुकून की तलाश होती है 30 की एज के बाद इनको। इसीलिए दे यूजुअली जब वो नेचर के आसपास जाते हैं, किसी भी ग्रीन प्लेस के आसपास जाते हैं ना, उन्हें बड़ा सुकून महसूस होता है। इनकी फेवरेट प्लेस ट्रैवल की हमेशा माउंटेन्स ही रहेगा, और इनको ऐसा चाहिए कि मुझे कोई ट्री हाउस दे दो जहाँ पे खूब सारा नेचर मुझे दिखाई दे और मैं वहाँ अकेले रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये नंबर 5 है। इनके लिए रेमेडी भी यही है कि आप जो ऑफिस है या जो आप काम जहाँ करते हो, घर है, खूब सारी ग्रीनरी वहाँ पे रहेगा तो बेटर रहेगा। अब नंबर 6, अगर आपका जो बर्थ है वो किसी भी महीने की 6th, 15th या 24th डेट को हुआ है, देन यू आर अ नंबर 6। नंबर 6 जो है ये वीनस का नंबर है, इसे गॉड ऑफ लग्जरी बोलते हैं। तो नंबर 6 बाय डिफ़ॉल्ट इनको साफ़ सफाई, सुंदर रहना, ग्रूम दिखाई देना, ब्यूटीफुल नज़र आना, ब्रांड्स का शौक, ये सारी चीज़ों का शौक होगा। ये सब्जी लेने भी जाएंगे ना तो अच्छे से बन के ही जाएंगे, ठीक है, भले ब्रांडेड ना पहने बट दिखने में ये आपको ग्रूम्ड ही नज़र आएंगे। नंबर 6 एक इनसिक्योरिटी का भी नंबर है। ये अपने स्पाउस के लिए बहुत इनसिक्योर रहते हैं, अपने चिल्ड्रन के लिए बहुत इनसिक्योर रहते हैं कि कोई इनके साथ बुरा ना कर दे। अगर आपके घर में नंबर 6 वाला कोई व्यक्ति रह रहा है, घर चमचमाता मिलेगा। दूसरा, घर पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो नंबर 6 वाला व्यक्ति सीना खोल के सबसे आगे आ जाएगा। नंबर 6 एक सेक्रीफाइस का भी नंबर है। ये वही लोग हैं कि अगर इनके पास एक थाली खाना है और किसी ने मांग लिया तो ये उसे दे देंगे, खुद नहीं खाएंगे, और ये आदत इनकी कभी नहीं सुधरने वाली। तो खुद को सेक्रीफाइस करके, खुद को दुख पहुंचा के दूसरों की हेल्प करना, ये नंबर 6 की फेवरेट क्वालिटी है। नंबर 6 वाले व्यक्ति घरेलू मिलेंगे आपको और बड़े होमली नेचर के मिलेंगे। यूजुअली बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, लुक वाइज अच्छे दिखाई देते हैं। और ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए कि आपको जब भी आप बात करते हो, जब भी नहा रहे हो, तो आपको रोज़ वाटर से या फिर आपको मिल्क से या दही से ज़रूर नहाना चाहिए। आपका वीनस बहुत स्ट्रांग रहेगा। आज की दुनिया में जितनी भी भाग दौड़ है, ये सब इसी के लिए तो है, ठीक है, लग्जरी के लिए, ग्लैमर के लिए, माया के लिए। तो दिस इज़ नंबर 6। अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 में अगर आप देखोगे तो जो भी व्यक्ति 7 को, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को जन्म लिया है, तो वो नंबर 7 है। ये नंबर केतु से रूल होता है। ये इंट्यूशन का नंबर है। ये लोग, अब केतु की कभी आप बॉडी देखना ना, तो उसके पास ये हेड नहीं होता, इसीलिए यूजुअली नंबर 7 वाला व्यक्ति कंफ्यूज मिलेगा आपको और बहुत क्यूरियस मिलेगा, क्योंकि आंखें नहीं है तो वो सब कुछ देखना है जो कि आंखों से नहीं दिखता। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, इवन अपने सपनों में लोगों की डेथ देख लेते हैं। कमेंट में लोग बताएंगे इसको कि नंबर 7 की जो फीमेल्स हैं, मेल हैं, इनके सपने में कल क्या होने वाला है, 2 साल बाद क्या होने वाला है, किसकी डेथ होने वाली है, ये इनको नज़र आ जाती है। नंबर 7 वाला व्यक्ति यूजुअली, मैंने कहा ना, वो चीज़ें देखता है जो आंखों से नहीं दिखेगी। इसलिए आप देखोगे महेंद्र सिंह धोनी नंबर 7 है, उनका DRS बड़ा फेमस था, धोनी रिव्यू सिस्टम, ठीक है। तो लोग नहीं दिखते थे विकेट हुआ या नहीं हुआ, धोनी कहते थे हो गया। आप देखोगे कि वो दिख रहा है जो लोग नहीं देख पा रहे हैं। नंबर 7 वाले व्यक्ति किसी भी काम को करेंगे तो उसको में बहुत इन डेप्थ चले जाएंगे। इनको मज़ा ही वही आता है कि जिसमें बिल्कुल डेप्थ में काम हो रहा है। नंबर 7 ऐसे बनता है ना, नीचे जाता है,
तो ये अपने इमोशंस के अंदर भी जाना चाहते हैं, इनर सेल्फ को जानना चाहते हैं, इसलिए इसे नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी बोला जाता है। नंबर 7 व्यक्ति आज नहीं तो कल अकल्ट की दुनिया में स्पिरिचुअल पाथ पे ज़रूर जाने वाला है, ज़रूर चलेगा। इसकी प्रॉब्लम बस ये होती कि क्योंकि हेड नहीं, आंखें नहीं, तो रास्ता कई बार दिखता नहीं है, कंफ्यूज हो जाता है ये। तो इनको 1-2 लोग ऐसे आसपास ज़रूर रखने चाहिए जो इनकी वेलविशर हो और इनका हाथ थाम के रखें। जितना ये स्पिरिचुअल पाथ पे चलता है उतना ये बैलेंस होता है लाइफ में। अदरवाइज़ राहु और केतु के जो दोनों नंबर है ना, ये अधूरी बॉडी है, एक के पास धड़ नहीं है, एक के पास सर नहीं है। तो नंबर 7 हमेशा क्या कहेगा कि मज़ा नहीं आ रहा है, पर ऐसी कोई कमी भी नहीं है ज़िंदगी में, तब मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? तो उस एक अधूरेपन में 7 रह जाता है कई बार। अब वो अधूरापन दूर होगा जैसे ही अपने डेप्थ में जाएंगे, अपने अंदर जाएंगे। इनको कैट्स आई का एक ब्रेसलेट आता है, ज़रूर पहनना चाहिए और स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नंबर 8, अगर आप 8 को, 17 को या 26 को पैदा हुए हैं तो आप नंबर 8 से रूल होते हैं। नंबर 8 इज़ अ नंबर ऑफ हार्डवर्क, वेल्थ एंड अथॉरिटी। इनके अब शनि जो है ना, वो बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है, बहुत धीरे धीरे चलता है। 29 ईयर्स लेता है एक सूर्य का चक्कर काटने में, वही काम जो अर्थ 365 डेज़ में कर देती है। इसीलिए नंबर 8 वाले लोग पाएंगे कि इनकी लाइफ में चीज़ें बड़ी स्लो होती हैं, डिले होती हैं, और तब होती हैं जब अब नहीं चाहिए, तब वो चीज़ हो रही होती है। नंबर 8 वाले लोग मल्टी टैलेंटेड मिलेंगे, बहुत विनम्र, बहुत हम्बल मिलेंगे आपको, एक से ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान रखते हुए मिलेंगे और बड़े रिसोर्सफुल नेचर के मिलेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, यानी कि बहुत कम उम्र में समझ में आ जाता है इनको कि म्यूचुअल फंड में, एसआईपीज़ में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी इनको बहुत कम एज में आ जाती है। पर इनका एक ही रोना रहता है कि यार मेरी चीज़ें डिले हो जाती हैं। पर याद रखिए, सैटर्न भले धीरे धीरे चलता है पर पहुंचता ज़रूर है। तो आपकी सक्सेस आएगी, थोड़ी लेट से आएगी पर आएगी ज़रूर। हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर वो नंबर 8 हैं, इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी नंबर 8 थे। तो जब इनकी सफलता आती है तो इतनी बड़ी होती है कि लोग कहते हैं सफलता हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। इनको क्या करना चाहिए, साल में 2-3 बार जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, आपको उस रिलीजन में जाना चाहिए, उसके जो भी पिलग्रिमेज है उस प्लेस पे विजिट करना चाहिए बेयरफुट। नाउ कमिंग टू द लास्ट नंबर विच इज़ नंबर 9। नंबर 9, आप किसी भी मंथ के 9 को, 18 को या 27 को बॉर्न हो, एंड यू रूल बाय नंबर 9। ये मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर है, और ये मंगल जैसे लाल होता है ना, तो लाल ग्रह मंगल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इनके बॉडी में बहुत एनर्जी होती है। यूजुअली अगर आपके घर में नंबर 9 का बच्चा है ना, तो घर में तूफान मचा के रखेगा। इवन जब ये यंग भी हो जाते हैं तो बहुत इनके अंदर एनर्जी रहती है। प्रॉब्लम बस ये होती है कि अगर ये अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे, जो कि यूजुअली नंबर 9 वाला देता है, वो स्पोर्ट्स, जिम, योगा कुछ ना कुछ कर रहा होगा, नहीं कर रहा है तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, या फिर उसके चेहरे पे पिंपल आने लग जाएंगे, या कोई स्किन डिजीज़ हो जाएगी, बीपी का इशू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में हीट ऑलरेडी है। ये एंग्री हैं, ये एम्बिशियस हैं और ये एग्रेसिव भी हैं। ठीक है, तो बड़ा सोचने वाले हैं, और सोचता तो मैं भी बड़ा हूँ, पर ये उसके लिए काम करने वाले हैं नंबर 9 वाले। नंबर 9 को आप देखोगे तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। आप इनसे पूछो कि क्या चाहते हो, तो कहेंगे जिस दिन पैसा हो जाएगा ना, कोई एनजीओ खोलेंगे, किसी अनाथ के लिए खोल देंगे, या किसी बुजुर्गों की मदद के लिए खोल देंगे। तो बड़ा ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, फिलैंथ्रोपिस्ट का नंबर है, या इस तरह से नंबर 9 हमारा फंक्शन करता है। आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि आपको फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से हमारे 1 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं। ये मैंने आपको 1 से लेकर 9 मूलांक बताया है। अगर आपका डेस्टिनी नंबर भी 9 है या 1 से लेकर कुछ, तो भी आप मेरी बातों से रिलेट करोगे। डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं, पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर देते हैं, हाँ जी। और फिर जो सम टोटल आता है सिंगल डिजिट में, वो डेस्टिनी नंबर है, और सिर्फ डेट वो साइकिक नंबर या मूलांक और भाग्य है। इंटरेस्टिंग, और हम सभी के लिए बहुत बहुत रिलेटेबल भी। तो अगर आपका इनमें से कोई भी नंबर है और आप रिलेट कर सकते हैं, प्लीज़ ड्रॉप इन योर कमेंट्स बिलो। तो न्यूमरोलॉजी के बारे में आपने इतना कुछ बताया, और मैं अभी और इसकी जानकारी अगर जानना चाहूँगी, इज देयर अ वे आई कैन नो मोर अबाउट नंबर 2? मैंने 2 साल बड़ी मेहनत करी। जितना मुझे न्यूमरोलॉजी आती थी, मैं जितना स्टूडेंट्स को सिखाया था, उन्होंने जो जो रिसर्च करी थी, उसको हमने एक रिपोर्ट में डाला है। उस रिपोर्ट का नाम है दी फॉर्चून रिपोर्ट। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ की डीएनए पूरा बताया जाता है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ क्या बोल रहा है, ईयर क्या बोल रहा है, आपकी लकी डायरेक्शंस क्या है, मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या बोल रहा है, आपका ये साल कैसा जाने वाला है, आपका नंबर कैसा होगा। जैसे आपने हॉरोस्कोप सुना है, हम एक न्यूमरोस्कोप बनाते हैं, ठीक है, अच्छा। आपकी डेट ऑफ बर्थ से, और आपके नेम से एक नेमोस्कोप बनाते हैं, जिससे कि आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ और पूरे नेम का एनालिसिस हम आपको देते हैं। सो ये एक रिपोर्ट अराउंड 60 पेजेस की है, जिसमें हर एक चीज़ जो आप सोच सकते हैं, लकी टैटू, लकी ईमेल आईडी, लकी बैंक अकाउंट कौन सा है मेरा, एवरीथिंग इज़ मेंशन। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं क्योंकि चाहता हूँ बड़े दिल से कि लोग इस सब्जेक्ट को सीखें,
तो हम इसके साथ न्यूमरोलॉजी कोर्स फ्री देते हैं, एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी फ्री देते हैं। तो बस आपको ये रिपोर्ट अपने लिए बनवानी है अपने, और आपको 2 कोर्सेज फ्री मिलेंगे। और इसके साथ साथ आप जितने का भी रिपोर्ट लेते हैं, हम उतना कूपन भी आपको वापस कर देते हैं, ताकि आप उससे और भी कुछ चीज़ें परचेज़ कर सकें। तो ये फॉर्च्यून रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट मैंने बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसकी हेल्प हो सके। यू कैन फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और आप ये एस्ट्रोलॉजी बताते भी हैं प्लस सिखाते भी हैं, राइट? तो किस तरह से होता है? हाउ कैन पीपल साइन अप अगर वो सीखना चाहें? बिकॉज अब मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मुझे भी सीखना है। हमारी एक वेबसाइट है occultgurukul.com। ओके। सो आप उस पर विज़िट कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, वास्तु और रीकी, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैं भी हूँ उसमें जो पढ़ा रहा हूँ, मेरे जैसे कई और टीचर्स भी हैं जो उसमें लाइव क्लासेस भी लेते हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस भी लेते हैं। सो आप आके सीखिए। एक बार आप शुरू करोगे तो वंस अ स्टूडेंट ऑफ अकल्ट ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ अकल्ट। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आज आपसे बातें कर कर। अब ये हम ब्रेकफास्ट भी खाएंगे। यस, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में हम इतना मग्न हो गए कि ये खाना ही भूल गए। कोई नहीं, हम अपनी टीम के साथ अब इसे एंजॉय करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू।